आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है, जैसे इसका मीनिंग हो गया, या उसके वाइवा के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और दिस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो कवर करने जा रही हूँ। और साथ में ये आप नोटिस करिए, मैंने यहाँ वाइवा के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर आने, वो भी कवर करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? दैट शोज द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जो इनफ्लो, ये दो वर्ड को हाईलाइट कर रही हूँ मैं, इसको ध्यान से नोटिस करिए। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, एंड द थर्ड वन इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी। दैट मीन्स ये इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शोन अंडर द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर डाला जाता है। चलिए, अब इसके साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये डिटर्मिन करती है सोर्सेज, मींस पैसा कहाँ से आता है, रिगार्डिंग द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट अंडर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये तीन वर्ड्स आपको बार बार इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर से मिलेंगे। और बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स, इस तरह से अगर पैसा आता है तो उसको अप्लाई भी करना होगा। तो दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव बन गया कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, रिगार्डिंग द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रिगार्डिंग द व्हाट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर वही अगेन द टू बैलेंस शीट डेट्स। अब इसके साथ हमें तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि डिटर्मिन करना होता है कि नेट चेंज कितना आया रिगार्डिंग द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि डिफरेंस लेना है किसका, सोर्सेस का और साथ में एप्लीकेशन का, रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिटवीन व्हाट, दैट मीन्स टू बैलेंस शीट डेट्स के अंदर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। नाउ नेक्स्ट मैं कवर कर रही हूँ इंपॉर्टेंस और द यूजेस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, तो इसको आपने जरूर कवर करना है। तो फर्स्ट है आपका, फैसिलिटेट करता है सर्टनिंग, दैट मीन्स फाइंड आउट करना। सर्टनिंग मतलब फाइंड आउट करना रिगार्डिंग व्हाट, कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास कितना कैश फ्लो हो रहा है। उसके बाद दूसरा, ये फैसिलिटेट करता है प्लानिंग करने में। दैट मीन ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि हमारा सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आना है और उसको अप्लाई कहाँ से करेंगे, ऑफ व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और साथ में ये हमारी प्लानिंग में भी हेल्प करता है कि हम कितना पैसा आगे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास कितना पैसा है और हम आगे जाके कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और असेस करने के लिए, दैट मीन्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज को असेस करने में भी ये हेल्प करता है। नाउ थर्ड आता है, हेल्प करता है इन असेसिंग द लिक्विडिटी एंड देन सॉल्वेंसी। ये दो वर्ड आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में भी आए थे। लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म के अंदर, और सॉल्वेंसी मीन्स आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कंपनी का कैसा चल रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये आपका कैसे चल रहा है। देखिए, कैश स्टेटमेंट हेल्प करता है इन असेसिंग द लिक्विडिटी। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, फोर्थ कवर कर रही हूँ मैं, दैट इज द एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। यहाँ पे सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ द कैश जो है वो कैसी है, इनका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। और साथ में ये डिसाइड करता है अबाउट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि उनमें ऑफ द सरप्लस मतलब वहाँ पे कितना पैसा है, और उसको अरेंज करने के में भी कोशिश करता है इन केस ऑफ द डेफिसिट। नाउ कंपैरेटिव की जाता है, दैट मीन्स एक्चुअल कैश फ्लो और द बजटेड कैश फ्लो के बारे में ये कंपैरिजन हमें देता है। और साथ में ये बताता है कि इसको जनरेट कैसे किया जाएगा, दैट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाउ दे आर जनरेटेड और हाउ दे कैन बी यूज्ड एज पर द प्लान्स। सो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ अब हम कवर कर रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज द थर्ड, अप्लाई होता है। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा कि कैश क्या होता है। आप देख रहे होंगे पीछे मैं वर्ड बार बार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज कर रही थी। अब इन वर्ड्स का मतलब समझिए
कैश का मतलब है नॉट ओनली द कैश, इसका मतलब है जो आपके हाथ में कैश है वो, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट आपके बैंक में पड़ा हुआ, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ चेकेबल डिपॉजिट। दैट मीन सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है उसको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ये कैश इक्विवेलेंट का मतलब है शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड एसेट्स विच आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू द कैश। दैट मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है, 3 months या फिर लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तब आप बताएंगे कि 3 months और लेस, जिसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया है। करंट इन्वेस्टमेंट आती हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, कमर्शियल पेपर आते हैं, एंड देन प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं विच आर रिडीमेबल। द कंडीशन इज व्हाट, द विच कैन बी रिडीमेबल अंडर द विद इन द 3 months। तो उसी के साथ इसके कुछ 5 अकाउंट है जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी हम। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊंगी, ये आपके वाइवा का क्वेश्चन का पार्ट है कि एक तो टाइम पीरियड कितना है और इसमें क्या क्या शामिल है। ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बोले इसको ध्यान से आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि टीचर आपको वाइवा जब प्रैक्टिकल होगा तब ये आपसे पूछेगा। देन उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 5 अकाउंट वो कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। इनको आपको क्रैम करना होगा कि ये इसी का पार्ट है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के इसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो कैश इन हैंड है, देन कैश एट बैंक है, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नोन एज द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट आती है दैट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज नोन एज द मार्केटेबल सिक्योरिटीज बट नॉट द ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द व्हाट, किस में जाएगा? नाउ टेल मी। दैट इज द नॉन करंट असेट्स। नाउ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये आपके सामने 5 अकाउंट को आपने ऐसे ही लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं कि अब हमारी जो डेफिनेशन के अंदर मैं आपको बार बार बोल रही थी कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? दैट इज़ द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। दैट मीन्स पर्सन जो किस बिजनेस में डील करता है, ये वो पार्ट है। जिस बिजनेस में वो डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जैसे अब किसी बंदे का कंप्यूटर का बिजनेस है तो दैट मीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द कंप्यूटर, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। सपोज ट्रेडिंग कंपनी में डील करता है तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विल बी द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी होंगी वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। देन फाइनेंसिंग कंपनी है तो दैट मीन्स टेकिंग लोन, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग, गिविंग एंड टेकिंग लोन, दोनों को कंसिडर किया जा रहा है, कीप इन माइंड। तो ये सारा का सारा किसका पार्ट है? दैट इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाती है। नाउ स्टॉक ब्रोकर फर्म है तो दैट मीन्स उसका वो पैसा कहाँ से अर्न करेगा? दैट इज द कमीशन लेगा या परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ, उसने कस्टमर बेचनी है तो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के लिए ये जो कमीशन है दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ये बड़ी ध्यान से आपने डेफिनेशन को दिमाग में डालना है, अदरवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन मीन्स परचेज करना, डिस्पोजल मीन्स सेल करना। रिगार्डिंग व्हाट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पहली आपके सामने आ रही है लॉन्ग टर्म असेट, फिर अदर इन्वेस्टमेंट एंड नॉट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कीप इन माइंड, आपको याद होगा वहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट थी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, बट अगर नॉन करंट असेट्स है या फिर लॉन्ग टर्म असेट भी इसको बोलते हैं या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट मीन्स ये लॉन्ग टर्म चीज़ों से रिलेट कर रही है। ना उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है दैट मीन्स हम ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से आता है कंपनी के पास, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए आए चाहे वो लॉन्ग पीरियड के लिए आए, बट पैसा आता कहाँ है वो आपका इस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। दैट मीन्स ओनरशिप कैपिटल होगी जिसमें प्रेफरेंस कैपिटल इन केस ऑफ अ कंपनी, और या बोरिंग है जो जहाँ से वो लेते हैं, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो रिवाइज हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने कुछ दिखा रही हूँ। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये कैश इनफ्लो है और ये कैश आउटफ्लो है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे की सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नज़र आ रहा है, बट ये आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी से रिलेट कर रहे हैं। उसी के साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फाइनेंशियल कंपनी के रिगार्डिंग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती हैं, ये आपका रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ हो गई, ब्रोकरेज कमीशन हो गया। तो फाइनेंस कंपनी के रिगार्डिंग आपको स्पेशली ध्यान देना है क्योंकि वहाँ बड़ी कन्फ्यूजन अराइज होती है। आप अगर देख रहे हैं तो इसको नोटिस करिए। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि नॉर्मली तो यू कैन डू, बट ये जो फाइनेंशियल कंपनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। और इनकम टैक्स हमने कैसे लेना है, दैट इज द रिफंड ऑफ टैक्स का लेस करके, दैट मीन्स नेट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड इज कंसिडर्ड है। वैसे अगर इनकम टैक्स है तो वो चलो मैं आपको बाद में फॉर्मेट के अंदर इस चीज़ को समझाऊंगी, अभी हम जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको कवर कर रहे हैं ना। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। ये कैश फ्लो, और कैश फ्लो मीन्स क्या, पैसे का आना, आउटफ्लो में जाना, ये सारा आप नोटिस करिए। ये इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स असेट्स का पार्ट नजर आता है। अच्छा, एक बात और ये देखिए, अगर आपने फिक्स असेट से रिलेटेड कोई इनकम जनरेट करी है, दैट मीन्स को बेच के अगर पैसा कमाया है तो उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, ये वो वाला टैक्स है। बट अगर गुड्स बेचते हैं तो वो उसके ऊपर अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ना उसके बाद अब हमारे हैं दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैंने जैसे आपको बोला इसमें शेयर, डिबेंचर, बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने है, कुछ डिटेल मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। ये आप नोटिस करिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, या बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एंड अब ये देखिए यहाँ पे भी आपके सामने एक टैक्स और आ गया, इनकम टैक्स अगर आता है, अगर नथिंग इज मेंशन फिर तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बट अगर ये बताया जा रहा है कि हाँ जी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, दैट मीन्स आपने कोई शेयर्स में इशू किए होंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह, तब ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको। देन आपने उसको या तो इन्वेस्टिंग या फिर उससे रिलेटेड अगर एक्टिविटी है फाइनेंसिंग, तब आपने डालना है। इसी तरह से कोई ब्रोकरेज कमीशन पे कर रहे हैं आप इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के टाइम पे, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर याद रखना ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बट अगर आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं या डिबेंचर्स में पैसा लगा रहे हैं, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगी, दैट इज़ द केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आपने किसी दूसरी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है तो वो आपकी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इसी तरह से अगर आपने शेयर इशू किया है तो आपको डिविडेंड पे करना होगा, तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होएगा, दैट इज़ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं किसी के तो आपको पैसा मिलेगा, दैट मीन डिविडेंड मिलेगा, तो आपकी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ, ये आपके सामने हैं। अगर आपको ऊपर का पोर्शन सारा समझ आ चुका है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, यहाँ पे अगर आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको बताना है ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये समटाइम वाइवा का भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको टीचर बोलता है जो प्रैक्टिकल लेने आता है कि बताइए जो रेंट पेड ये कौन सी एक्टिविटी है। फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है देन तो यू कैन आंसर, अदरवाइज नॉट। ये देखिए, अब एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं। कैश सेल्स है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद रेंट पेड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, नॉर्मल रूटीन के बिजनेस के अंदर आती है। उसी तरह से इनकम टैक्स पेड है, देखो ये इनकम टैक्स मैंने आपको अभी तीनों पार्ट में करवाया था, बट इफ नथिंग इज मेंशन हम इसको क्या मानेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरह से बैलेंस इन हैंड है, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 5 अकाउंट जो पीछे मैंने बताए थे उसी के अंडर आता है। देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हैं, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देन उसके बाद कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल है, क्योंकि ट्रेड पेबल में आता क्या है, क्रेडिटर्स एंड देन परचेजेस, राइट। दैट मीन्स क्रेडिटर इज लिंक्ड विद द परचेजेस एंड और साथ में इसके आता है बिल्स पेबल। तो ये दैट मीन्स ट्रेड पेबल इज काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स रिफंड है, नथिंग इज मेंशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दैट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुडविल है, अगर पैसा इन्वेस्ट किया है आपने तो दैट मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज
आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं, शेयर डिबेंचर खरीदे हैं, तो वो आपकी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आता है कैश परचेजेस, दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन कैश इन हैंड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा, उस 5 अकाउंट के अंदर आता है। नाउ सेल ऑफ मशीनरी बाय द डीलर ऑफ मशीन है, डीलर ऑफ मशीन मीन्स उसके बिजनेस का पार्ट है, दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पे किया है, इफ नथिंग इज मेंशन दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे भी आपका डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कीप इन माइंड। ना उसके बाद 14th आता है परचेज ऑफ मशीनरी, दैट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन द बैंक है, दैट इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो 5 अकाउंट आपको करवाए थे उसी का पार्ट है। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कवर कर रही हूँ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2, दैट मीन्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी है विच इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी है, तो ऑलवेज इट इज ट्रीटेड एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर आपके सामने है पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस, ग्रेचुटी, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी बनता है। इसी तरह से एक और है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स पेमेंट आप दे रहे हैं रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स सेट, तो ये दैट मीन्स एज इट इज़ नॉट परचेज फॉर रीसेल। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई फिक्स सेट परचेज करनी ही पड़ेगी, और पर फिक्स सेट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट हम कर रहे हैं 4th क्वेश्चन ले रही हूँ आपका, दैट इज द स्टेट करना है, आपने बताना है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है। दैट मीन्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोली जाती है। ये आपके सामने है, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि पेमेंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल विच इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर रहे हैं हम। आपने बताना है एक ट्रांजैक्शन विच इज़ अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपका फिर से वाइवा का क्वेश्चन बनता है। जैसे परचेज करते हैं फिक्स सेट, बट आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हायर परचेज सिस्टम के साथ, दैट मीन्स आपने एक तरह का लोन ले लिया। हायर परचेज सिस्टम मीन्स इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। तो जब आपने सेट परचेज करी वो तो बन गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, बट जब आपने प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं या आपका इंटरेस्ट शो हो रहा है, तो वो आपका कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ना उसके बाद हम कवर कर रहे हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ये क्या होती हैं? दैट मीन्स द मूवमेंट, एनी मूवमेंट बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो 5 अकाउंट अगर आपको याद हो तो ये उसी का पार्ट है। और अगर उन 5 अकाउंट के अंदर कोई एक अकाउंट में से पैसा निकले और दूसरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो, उन 5 अकाउंट के अंदर, कीप इन माइंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सिर्फ 3 एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी पेमेंट का आना और जाना जो है वो रिकॉर्ड करती हैं। वो कौन सी हैं? पहली ऑपरेटिंग, दूसरा फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग एंड तीसरा इज फाइनेंसिंग। तो चलिए अब ऐसी कौन सी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उनको कवर करते हैं। दैट इज कैश और चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दैट मीन्स आपने कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, वो 5 अकाउंट के अंदर आ जाता है। देन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, या फिर परचेज और सेल ऑफ द शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये जस्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं, बट याद रखिए उन 5 अकाउंट से रिलेटेड कोई लेन देन होता है, एक अकाउंट में से पैसा निकले दूसरे में चला जाए, तो वो आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। अब आपके सामने मैं इस रिलेटेड एक क्वेश्चन कवर कर रही हूँ। ये देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो नीचे वाली एक्टिविटीज़ हैं वो इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, या फिर नो फ्लो हो रहा है रिगार्डिंग द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इनफ्लो आउटफ्लो तब होगा जब 3 एक्टिविटीज़ आपकी जो हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग, वहाँ से पैसा आए या फिर जाए। याद रखिए कौन सी एक्टिविटीज़? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तब तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा। बट अगर इन 3 एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ रही हैं, तो वो आपका नो फ्लो कहलाएगा। ये देखिए, पहली है सेल ऑफ फिक्स सेट है, ये तो फिक्स सेट इज ऑलवेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो पैसा आ रहा है क्योंकि बेचोगे तो पैसा आएगा, तो इसीलिए आंसर में क्या आया? इनफ्लो हो रहा है। कितने से? 45,000। ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? दैट इज इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है
परचेज ऑफ द इन्वेंट्री फॉर कैश, इन्वेंट्री इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसीलिए आपका आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और परचेज कर रहे हैं इन्वेंट्री, और ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, दैट इज ऑपरेटिंग। इसी तरह से थर्ड आता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिर से फिक्स एसेट आ गया, बट द क्वेश्चन इज आपने कैसे खरीदा है, बाय इशुइंग द शेयर्स, तो दैट मीन्स पैसे का लेन देन तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए नो फ्लो कहलाएगा, एज इट इज नॉट, एज द कैश इज नॉट ट्रांजैक्टेड। नाउ द नेक्स्ट इज, पांचवा आ रहा है कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर, दैट इज ऑफ 10,000, तो दैट मीन डेटर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी, दैट इज ऑपरेटिंग, तो इसलिए इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, डेटर आपको पैसा दे रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसलिए लास्ट पार्ट आ रहा है सेल ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटी बट कैश, दैट मीन्स कैश आ रहा है और आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, बेच रहे हैं, बट मार्केटेबल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, नो फ्लो, तो इसीलिए बिकॉज कैश इंक्लूड द मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑल्सो नॉट इफेक्टेड। सो बच्चे, इस वीडियो के अंदर मैंने बड़े अच्छे क्वेश्चन कवर करे हैं, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।